नमस्कार हेमंत। नमस्कार नमस्कार शिप्रा जी। कैसे हैं आप? बस बढ़िया। जी, आपका स्वागत है खिड़की के मंच से। मैं शिप्रा गौड़ आपका स्वागत कर रही हूँ। जैसा कि आपको पता शुक्रिया। है कि खिड़ खिड़की ने अपना 1 वर्ष पूर्ण कर लिया है। इस उपलक्ष्य में बहुत सी प्रतियोगिताएं और उत्सव का आयोजन किया गया है, जिसमें कि ये दूसरी श्रृंखला का दूसरा क्रम है। एक संवाद कल हुआ था, एक आज हो रहा है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं हेमंत परिहार। आप जी सभी का स्वागत है। सवालातों का सिलसिला शुरू करने से पहले हेमंत, मैं चाहूंगी कि आप अपने बारे में कुछ बताइए। जी शिप्रा जी। सर्वप्रथम तो शुक्रिया आपका और खिड़की मंच का कि उन्होंने तो उत्सव में मुझे सम्मिलित किया। और मेरी कविता की कुछ लाइनें हैं जो मैं खिड़की मंच को समर्पित करता हूँ। आज उसी के साथ शुरुआत करता हूँ कि खिड़कियां हर बंद होते कमरे की उम्मीद है। तो इसी कामना के साथ कि खिड़की मंच नए रचनाकारों और साहित्य प्रेमियों के लिए वही उम्मीद बनकर नए नए प्रयास और ऐसे नए नए उत्सव और क्रियाकलाप लेकर आता रहेगा और ऐसे ही फलता फूलता रहेगा। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं और आभार कि मुझे इसमें सम्मिलित किया। मैं हेमंत परिहार, जितने भी श्रोता हैं उनको बता रहा हूँ कि राजस्थान सुमेरपुर कस्बे से हूँ। और आप लोग मुझे सीजन ऑफ पोएम के नाम से भी जानते हैं। मेरा पेन नेम है, मैं उसी के नाम से लिखता हूँ। और इंजीनियर हूँ, फ्रीलांसिंग करता हूँ, लिखता हूँ और फिलहाल अपने काव्य संग्रह पर काम कर रहा हूँ। तो आप सभी की शुभकामना रहेगी तो जल्दी आप लोगों के समक्ष होगा। बाकी मेरा परिचय मेरी कविताएं हैं जो आप लोग पढ़ते हैं और आपका प्रेम है। तो यही से शुरू करते हैं। जी, सर्वप्रथम तो बहुत बहुत शुक्रिया। आपने इतनी सुंदर पंक्तियां सुनाई हैं जो खिड़की पर, बेहद बेहद शुक्रिया। और आपके जी परिचय में मैं छोटा सा एक बिंदु ऐड करना चाहूंगी कि हेमंत को राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट जी द्वारा राजस्थान युवा साहित्य प्रतिभा सम्मान भी मिला है, जो कि बेहद गर्व की बात है। इसके अलावा हेमंत राजस्थान प्रगतिशील लेखक संघ के महासचिव के पद पर भी कार्यरत रहे हैं। और मैं खुद जी राजस्थान से हूँ, तो राजस्थानी होने के कारण मुझे आप पर बेहद गर्व है। शुक्रिया। काफी लोग जुड़ गए हैं, तो आज हम अपना जी संवाद शुरू करते हैं। जी सबसे पहले तो आपका जो नाम है सीजन ऑफ पोयम, मुझे बड़ा ही आकर्षक लगा। क्या सोच के आपने ये नाम रखा? दरअसल जब मैंने शुरुआत में लिखना शुरू किया था तब इंटरनेट इतना फ्री नहीं था। वो साइबर कैफे का टाइम था जब हम एक एक घंटे के हिसाब से बैठते थे। और वो लेकिन मुझे कविताओं का शौक था और मुझे लगा कि मुझे प्लेटफॉर्म पर अपनी कविताएं भी डालनी चाहिए। लेकिन हिंदी के इतने मंच नहीं थे तब। तो मैं जिस मंच को जानता था, ऑल पोइट्री करके, आप सभी ने जाना होगा कि पढ़ा होगा, तो वो इंग्लिश का एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर ज्यादातर इंग्लिश पोइट्स लिखते हैं। हिंदुस्तानी भी लोग होते हैं जो लिखते हैं। तो मैं वहां पर अपनी हिंदी रचनाएं पोस्ट किया करता था जो टूटी फूटी जैसी मुझे लिखने को आती थी। तो लेकिन मेरा जो बायो था उसमें कुछ खास लिखा हुआ नहीं था। तो मेरे एक सीनियर थे जो अच्छा लिखते थे, वो एयरफोर्स के उनसे रिटायर्ड थे। वो मुझे हमेशा प्रोत्साहित करते थे लिखने के लिए। और उन्होंने कहा कि बायो में कुछ भी शॉर्ट अपना कुछ तो डालो। ये बहुत पहले की बात है जब नया 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 समय था। तब मैंने अपने नाम से, क्योंकि मेरा नाम हेमंत है और हेमंत आप सभी जानते हैं हिंदी की एक ऋतु है, तो मैंने इसी को जोड़ते हुए, क्योंकि इंग्लिश मंच था तो वहां पर लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए सीजन ऑफ पोएम के नाम से, कविताओं का मौसम के नाम से, या अपने नाम को उससे सम्मिलित करते हुए ये नाम मैंने वहां पर रखा। और फिर वो मेरे साथ हमेशा जुड़ा रहा और ये आज तक चलता आ रहा है। बिल्कुल, बेहद बेहद खूबसूरत नाम है। जैसा कि आपने बताया कि हेमंत एक ऋतु का नाम है, और आपकी रचनाओं में न केवल हेमंत बल्कि सारी ऋतुओं का वर्णन मुझे मिल जाता है, सारी ऋतुओं का दर्शन मिल जाता है। आपसे मेरा पहला सवाल है हेमंत, कि आजकल जो भी नए लोग जो भी लिख रहे हैं या जो लेखन की शुरुआत कर रहे हैं, उनके सामने पहला प्रश्न ये रहता है कि लेखन का आधार क्या है, लिखना कैसे शुरू किया जाए, कितने लोगों को पढ़ा जाए, तब आप तैयार होते हैं लिखने के लिए। क्या आधार मानते हैं आप लेखन का? बिल्कुल। दरअसल मैं नए लिखने वालों के लिए पहले तो एक बात कहना चाहूंगा कि वो जादू की दुनिया से बाहर रहे। क्योंकि जादू की दुनिया इन द सेंस के ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर लाइक्स एंड फॉलोअर्स की जो दुनिया है, इससे दूर रहे। क्योंकि
जादू जो है वो कुछ देर के लिए होता है। जादूगर जब टोपी में से खरगोश निकालता है तो वो थोड़ी देर बाद वो टोपी में वापस चला भी जाता है। लेकिन अगर आपको सृजन जी करना है, कुछ रचना है, तो उसके लिए आपको धैर्य लगेगा, परिश्रम लगेगा, उसके लिए आपको गहन चिंतन लगेगा, आपको बहुत से लोगों से सीखना पड़ेगा, संवाद करना पड़ेगा। तो जो नए लिख रहे हैं उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती तो पहले ये है कि इस आभासी दुनिया से बचना, जो ये सोशल मीडिया है, इनमें ना खोकर अपनी सृजनशीलता पे ध्यान दें। और दूसरा ये कि लोग क्या लिख रहे हैं उस पर ज्यादा ध्यान ना दें, क्योंकि वैसे तो दुनिया में सब कुछ लिखा जा चुका है, लेकिन आप किस तरह बेहतर ढंग से उसे लिख सकते हैं, ये आप में काबिलियत है कि नहीं, ये आपको पहचानना। तो पहले पहले तो आधार ये है कि ये मत सोचिएगा आपने बुरा लिखा है या अच्छा, पहले तो लिखिए। क्योंकि धीरे धीरे कहते हैं ना, जो मकान होता है उसकी नींव जो होती है वो बहुत ही मिट्टी पत्थर कीचड़ से सनी हुई है, लेकिन इसी के ऊपर खूबसूरत इमारत बनी हुई है। तो आप टूटी फूटी होगी रचनाएं, कुछ व्याकरण की कमियां होंगी, कुछ भाव टूटे फूटे होंगे, लेकिन उसे स्वीकार करिए। और बाकी जो लोगों से फीडबैक मिलता है अपने वरिष्ठ से या जिन्हें आप पसंद करते हैं पढ़ना, उनसे सीखिए, उनके बारे में जानिए। और जो भी हमारे विंटेज कवि हैं, उपन्यासकार हैं, जितने भी राइटर्स हैं, उनको भी आप पढ़ते रहिए। लेकिन उनके उनके साथ ये ध्यान रखिए कि इतना हैवी लिटरेचर ना पढ़ें कि वो आपके भीतर एक रूखापन पैदा कर दे। आपको हल्का जी फुल्का लिटरेचर, हाल ही का, अभी के जो लोग क्या पसंद कर रहे हैं उसको भी पढ़ते रहना है। और उससे उसके लिए सबसे जरूरी है कविताएं पढ़ना। मतलब कहानियां जी पढ़ते हैं आप, उपन्यास पढ़ते हैं, वो एक बहुत ही सीरियस जिसे कहते हैं लिटरेचर, मैं ऐसा मानता हूँ। वो कभी कभी हमें बहुत इन्फ्लुएंस कर देता है कुछ अलग ही डायरेक्शन में जाने के लिए। लेकिन जो कविताएं हैं वो आपके अंदर वो नमी, वो आर्द्रता, वो संवेदनशीलता बचाए रखती है, और वो आपको हमेशा हल्का बनाए रखती हैं। तो वो जरूर आप पढ़ते रहें, और अपने जो आपके भाव हैं उन्हें आप सभी के सामने रखते रहें, और लोगों से सीखते रहें, पढ़ते रहें। बिल्कुल। तो बेसिकली सरल से शुरुआत करिए और सरल से जटिल की ओर बढ़िए, बढ़िए। यही सीखने का पहला स्तर है। पढ़ने की इतनी बातें हो रही है तो मैं जानना चाहूंगी कि हेमंत किन लेखकों को पढ़ना पसंद करते हैं और क्यों? जी दरअसल मैंने जो शुरुआत की थी पढ़ते हुए, या मुझे जो इन जिन्होंने ज्यादा मैंने जिनको पढ़ा वो गुलजार साहब है। और अभी हाल ही में जिनकी मैं बात करूं और उनका मेरे पर प्रभाव रहा, मैं उनको मैं ये कहूं कि उनको पढ़ते हुए ही मैंने लिखना शुरू किया था कुछ टूटी फूटी रचनाएं, और धीरे धीरे फिर मेरा और बाकी लेखकों के प्रति भी बढ़ता चला गया। तो वो है। और उसके बाद मैंने महादेवी वर्मा को पढ़ा, जयशंकर प्रसाद है, निराला जी है, जिन्होंने जिनको मैं मानता हूँ कि जो मैं रचनाएं लिखता हूँ वो छंद मुक्त होती हैं। तो उनसे मैंने बहुत कुछ उनसे सीखा है। और निर्मल वर्मा है, उनको मैंने पढ़ा है। तो ये है लोग जिन्हें मैं पढ़ता हूँ और उनसे सीखता हूँ। गुलजार इसलिए क्योंकि वो शुरुआती दौर में मेरे बहुत करीब रहे, या ये कहूँ मेरे महबूब शायर रहे हैं। वो तो अच्छा होगा, वो उनको मेरे भीतर वो मौजूद रहे। और बाद में जैसे जैसे मैंने अपने वरिष्ठों से जाना कुछ नए लेखकों के बारे में, क्योंकि हिंदी का विद्यार्थी मैं 12th तक रहा, उसके बाद साइंस साइड से था, तो मेरा हिंदी से इतना लगाव जुड़ाव रहा नहीं। लेकिन क्योंकि कविताओं और लेखन से बहुत दिलचस्पी रही, तो मैं फिर और भी जितने भी विंटेज राइटर्स हैं उनको पढ़ने लगा। और उनके पढ़ने के पीछे एक ही कारण था कि मैं और सीख सकूं। और जितना भी मैं उनसे जो भी मेरे सामने बुक आए, कम से कम हर किताब में कुछ ना कुछ ऐसा तो होता है कि आप सीख सकें और उसमें अपने आप में कुछ ऐसा ढाल सकें। तो मैं इन लोगों को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। निर्मल इसलिए क्योंकि मुझे जैसे गुलजार है वैसे ही निर्मल बहुत गहरा लिखते हैं, तो मुझे उनके प्रति वो लगाव रहा है। जैसे निर्मल अपने वक्तव्य में कहते हैं कि साहित्य हमें पानी नहीं देता, वो हमें प्यास का बोध कराता है। जैसे कि हम कोई सपना देख रहे हैं, और अगर हम सपने में पानी की कल्पना या पानी पी रहे हैं, तो सहसा अगर हम उठेंगे तो हमें एहसास होगा कि हम सच में प्यासे थे। तो वही है कि वो चेतना का बोध कराता है। तो साहित्य जहां जहां मुझे मेरी चेतना से जुड़ा हुआ रहा, मैं उन्हें पढ़ता रहा। निर्मल है, जयशंकर प्रसाद है, महादेवी वर्मा है, एक आत्मीय और ममत्व जैसी भावना जो कोमलता पैदा करती है मेरे रचनाओं में, तो उन्हें मैंने पढ़ा है। तो यही सब है। और निरंतर अभी हाल ही में जैसे विनोद कुमार शुक्ल है,
उनको उनको मैं पढ़ता हूँ। और बहुत सारे पोइट्स हैं, जैसे राजेश जोशी हमारे अभी हालिया में हैं, उदय प्रकाश जी हैं, और मंगलेश डबराल हैं। तो ये मेरे कुछ जी पसंदीदा लोग हैं जिन्हें मैं पढ़ता हूँ और फॉलो करता हूँ। बिल्कुल, बेहद खूबसूरत बात कही आपने कि साहित्य हमें हमारी चेतना का बोध कराता है। बहुत सुंदर। हेमंत, आपसे एक कविता सुनना चाहूंगी मैं, जो मेरी सबसे ज्यादा पसंदीदा है। अगर आप सुना दें, तुम्हारी अनुपस्थिति। तुम्हारी अनुपस्थिति, अच्छा, वो बहुत लंबी कविता है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ। उससे पहले खिड़की को एक जो मैंने पंक्तियां सुनाई वही आज कविता में सुनाता हूँ। थोड़ी सी फिर उसके बाद में वो भी मैं सुनाऊंगा जरूर आपको कि जी अ, जी। खिड़कियों को दरवाजों से ज्यादा सुंदर होना चाहिए। खिड़कियों को दरवाजों से ज्यादा सुंदर होना चाहिए। दरवाजों से मुझे एक भय रहता है, कभी तुम निकलो और न लौट सको मेरी तरफ वापस। दरवाजों से मुझे एक भय रहता है कि कभी तुम निकलो और न लौट सको मेरी तरफ वापस। इसलिए मैं इन खिड़कियों को सजाता रहता हूँ, उन स्मृतियों की तरह जिनसे तुम्हारे जाने का कोई भय नहीं। कभी कभी जब कमरे में भरने लगता है अंधेरा, तो मन सरकने लगता है खिड़की से झांकते उजाले की ओर। कभी कभी जब कमरे में भरने लगता है अंधेरा, तो मन सरकने लगता है खिड़की से झांकते उजाले की ओर। खिड़कियां हर बंद होते कमरे की उम्मीद है। खिड़कियां उन स्मृतियों की तरह भी हैं। खिड़कियां उन स्मृतियों की तरह भी है जिनसे कूद कर आ सकता है बचपन, जिनसे छन कर आती धूप मिटा सकती है तुम्हारे मन की सीलन, और जिनके छन कर आती धूप मिटा सकती है तुम्हारे मन की सीलन, और बाहर चहकती किसी चिड़िया की आवाज गिरा सकती है तुम्हारी उदासी की दीवार, और तुम लौट सकते हो जीवन की ओर, जीवन से भरे हुए वापस। बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और वो पंक्ति की खिड़कियां हर बंद होते कमरे की उम्मीद है, बिल्कुल। बेहद खूबसूरत है हेमंत। जितना अच्छा आप लिखते हैं, आप उतना अच्छा ही कविता पढ़ते भी हैं। शुक्रिया। हेमंत, आपकी प्रोफाइल मैंने विजिट की और मैंने देखा कि आपकी अधिकतर रचनाओं में हमें स्त्री मन और प्रकृति, इन दो विषयों का सर्वाधिक मुझे दर्शन मिला है। क्या आपको लगता है कि स्त्री मन और प्रकृति के बीच में आपस में कोई सह संबंध है? बिल्कुल है, स्त्री ही प्रकृति है, मैं तो ऐसा ही मानता हूँ। सृजन अगर देखा जाए तो हाँ, दोनों पूरक है, लेकिन स्त्री को मैं मानता हूँ वो पूरी अपने आप में एक प्रकृति है। और मेरे लेखन में स्त्री विमत के बारे में ज्यादा लिखने का ऐसा रहा कि मेरी 4 सिस्टर हैं और मैं उनसे छोटा हूँ। तो मैं उनके बीच पला बड़ा हूँ, तो उनकी समर्थताओं असमर्थताओं को मैंने अपने सामने देखा है। और क्योंकि आप जानते हैं हम राजस्थान से हैं, तो मैं छोटे गांव में भी रहा हूँ अपने शुरुआती शिक्षा के दौर में। तो मैंने देखा है अपने स्त्रियों का जो हाल हमारे गांव में और अभी हालिया के रहता है, तो उनका प्रभाव मेरे पर रहा। तो वो विमर्श मेरे आसपास हमेशा रहा, और उसे मैं खोजता रहा कि क्या मेरे भीतर ऐसी चीजें हैं जो मैं इसमें कुछ बदलाव अपनी कविताओं से या लोगों के मानसिकता में ला सकूं। तो वो हमेशा मेरे साथ चलता रहा। और बाकी आपका जैसा कहा कि स्त्री और प्रकृति में, तो मेरे लिए तो कोई स्त्री अपने आप में ही पूरी प्रकृति है। और जी, मैंने लिखा भी सुंदर है कि सुंदर। स्त्री पुरुष के जीवन में खाली स्थान भरने की पूर्ति भर के मात्र नहीं है, वो प्रकृति की पीठ पर लिखी ईश्वर की कविता है। तो स्त्री तो अपने आप में ही एक प्रकृति है पूरी। हेमंत, आपको क्या लगता है, स्त्री को कौन बेहतर पन्नों पर उतार सकता है, स्वयं स्त्री खुद या फिर कोई पुरुष? देखिए क्या है ना, ये एक धारणा है जो बनाई जाती है, जैसे मजाक में कह देते हैं कि स्त्री को समझना मुश्किल है, अरे औरतों को समझना तो मुश्किल है। तो ऐसा कुछ नहीं है। हम सभी सबसे पहले हम उसे इंसान समझे, जैसे हम हैं, जैसा मैं हूँ वैसे आप हैं, वैसे सभी एक उसी तरह के इंसान हैं। जो हमें दर्द होता है वैसे ही उन्हें भी दर्द होता है। तो ये कुछ नहीं है कि समझना बहुत ही अलग है या कुछ इस तरह का है। हमारे मन में वो भाव इस तरह से पैदा कर दिया जाता है कि शायद हम किसी और को नहीं समझ पाएंगे, लेकिन कोशिश करते हैं। तो जब कहने को लोग ये भी कहते हैं कि
कोशिश करने से भगवान भी मिल सकते हैं, तो फिर किसी इंसान को समझना कितना मुश्किल है, कोई मुश्किल नहीं है। तो चाहे तो आप अपने आसपास अपने जो भी आपका एनवायरनमेंट है उसमें आप लोगों को देखते हैं, उनके साथ रहते हैं, उनसे सीख सकते हैं क्या चीजें सही है क्या गलत है। और सभी ये जानते हैं जो गलत हो रहा है वो क्या है और जो सही है वो, इतनी बोध सभी में होता है। बच्चे को भी बोध होता है कि उसे कांटा लगा तो दर्द हुआ। तो हमें पता है कि कौन सी चीजें जो है सामाजिक तौर पर हमें स्वीकार नहीं करनी चाहिए, और कौन सी चीजें समाज की बेहतरी के लिए या स्त्रियों के उत्थान के लिए, या अभी जैसा है कि भाई जैसा माहौल है उसमें उनके लिए जो भी हम अलग कर पाए वो हमें पता होता है। तो वो सभी को, हर इंसान जानता है और बेहतर लिख सकता है। स्त्री हाँ बिल्कुल अपने मन को बेहतर जानती है, हर इंसान अपने मन को बेहतर जानता है, तो वो अपने भाव को अपने रूप में प्रकट कर पाएगी। लेकिन जो जानना चाहेगा, समझना चाहेगा, वो थोड़ा थोड़ा नजदीक जरूर पहुंचेगा, और कोशिश करते रहना चाहिए, ये जरूरी है। जी बिल्कुल। हेमंत, मुझे ऐसा लगता है कि स्त्री विषय पर बहुत सारे लेखक बहुत सारा साहित्य लिख चुके हैं, लेकिन देखा जाए तो पुरुष वर्ग जो है उन पर इतना साहित्य या इतनी कविताएं नहीं लिखी जाती है एज कम्पेयर टू वुमेन्स। तो आपको ऐसा लगता है कि लेखन के मामले में अगर हम विषय पुरुष रखें तो कहीं ना कहीं पुरुष वर्ग उपेक्षित है? जी मैं ऐसा नहीं मानता कि पुरुष वर्ग उपेक्षित है। एक बात ये होती है कि जो परिदृश्य हमारे सामने होता है, और सभी जहाँ पुरुषों के अपने मसले हैं, उनके भी अपनी चीजें हैं जिन पे बात करना चाहिए, बताना चाहिए, लेकिन हम हमेशा उस ओर आकर्षित होते हैं जो चीजें ज्यादा गर्त में जा रही है। और ये भी सभी जानते हैं कि हमारे सामाजिक परिदृश्य में जो महिलाओं के प्रति, जो स्त्रियों के प्रति जो व्यवहार है, जो रूढ़ियां हैं, जो जितने भी हमने उनको दिए हैं, वो उतने कारगर नहीं है, और उनके लिए वो एक तरह से बहुत ज्यादा बंधन की तरह सामने उभर कर आते हैं, ना कि उनकी आजादी को दिखाते हैं। तो उसकी ओर ध्यान ज्यादा जाएगा जो फिलहाल उस चीज के आसपास भी नहीं है। जब वो कहते हैं ना कि आदमी की अपनी कुछ समस्याएं या मुश्किलें हैं, लेकिन हम ध्यान हर इंसान उस ओर ज्यादा ध्यान जाएगा जहां पर कोई वंचित है, या जिसको सही तरीके से उतना नहीं मिल पा रहा है जितना कि मुझे भी मिल पा रहा है। ये सच है कि एक पुरुष को जितना महत्व मिलता है, हाँ हालांकि अभी कुछ चीजें बदल रही है, लेकिन फिर भी वो जो सोच है उसे बदलने में थोड़ा समय लगेगा, तो उस और ध्यान ज्यादा जाता है। तो जब वो इसके समीप पहुंचेगी तो फिर दोनों के पारस्परिक और दोनों के पूरक होने की बात भी थोड़ी और समीप पहुंचेगी। फिर ये भी बात होगी कि पुरुषों के प्रति जो नजरिया है उसमें कहाँ कमी आ रही है, या उनके सोच में कहाँ कमी आ रही है, वो भी उसके समीप। लेकिन अभी तो किसी को बहुत दूर से नजदीक लेके आना है, तो वो दूरी कम करने में थोड़ा समय, फिर उनके प्रति भी बात। बिल्कुल। जी जी बिल्कुल सही बात कही आपने। हेमंत, एक लेखक हमेशा विचारों से घिरा रहता है, और वो हमेशा ये अवसर ढूंढता है कि उसे बस कागज और कलम मिले और वो अपने विचारों को लिख दे। आप कुछ समय तक लेखन से दूर रहे थे विपश्यना के समय जी, तो कैसा अनुभव रहा और कितना मुश्किल रहा विचारों से घिरा होने वाले, और आप एक लेखक हैं, एकदम से विचार शून्य की अवस्था में पहुंच जाना, ये आपके लिए कितना मुश्किल रहा? जी ये मेरे को लगता है हर रचनाकार या लिखने वाले के साथ होता है। इसे राइटर ब्लॉक बोलते हैं कि कभी कभी ऐसा समय आता है जब हम कट नहीं होते, या ये मान लीजिए कि दिमाग की भी अपनी एक क्षमता होती है, उसे भी रेस्ट चाहिए होता है, तो वो एक रेस्ट मोड में चला जाता है। तब शायद उतने भाव या उतना आपका मन उनके प्रति नहीं जाता जैसे आप अपने निरंतरता में लिखते रहते हैं। तो मेरे साथ भी एक ऐसा टाइम था जब मैं नहीं, कोशिश करके भी नहीं लिख पा रहा था। और मेरी एक आदत है कि मैं जबरदस्ती लिखने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि वो फिर मुझे ऐसा लगता है कि मैं रचना के साथ ठीक से न्याय नहीं कर रहा हूँ, मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ जो जबरदस्ती का। तो मैंने लिखना छोड़ दिया था। और विपश्यना बुद्धा की एक बेसिकली मेडिटेशन टेक्निक है, जो मैंने उसके बारे में सुना था। तो मैंने ऐसा सोचा कि कुछ समय ये जो बाहरी क्रियाकलाप है, ये बाहरी दुनिया है, इससे दूर होके अपने साथ कुछ वक्त बिताया जाए, और इसी को सोच के मैं वहां गया था।
और विपश्यना सिखाती यही है, खुद को जानना। जैसे बुद्धा कहते हैं कि धर्म जो है वो सार्वभौमिक है, बाकी तो पंथ है कि आप हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं, वो सिख है, वो सब पंथ है। लेकिन धर्म ये है, प्रकृति है धर्म। ये हवा सभी के लिए है, पानी सभी के लिए, ये आसमान धूप सभी के लिए है। तो ठीक उसी तरह हमें प्रकृति, ये शरीर भी हमारा प्रकृति है, और इसे हम जब जानते हैं अपने खुद के अनुभव से, तो बेहतर खुद के प्रति अवलोकन कर पाते हैं कि क्या हमारे भीतर घट रहा है, क्या नहीं घट रहा है। तो यही एक मेडिटेशन प्रोसेस है। और शुरुआती, क्योंकि वहां पर 10 दिन आपको पूरी तरह मौन रहना पड़ता है, कोई बातचीत नहीं, किसी से बात नहीं कर सकते आप, इशारों में भी, जेस्चर में भी। तो हम लोग जो नई हमारी पीढ़ी है, युवा पीढ़ी, वो मोबाइल और लैपटॉप वाली पीढ़ी है। हम 12-12 बजे तक मोबाइल में खोए रहते हैं, तो वो मुश्किल होता है कि अचानक से अपने उस क्रियाकलाप को बदलना। लेकिन जब आप कोशिश करते हैं और उसमें ढलने का प्रयास करते हैं, तो आप पाते हैं कि धीरे धीरे आपके जो भीतर के कोहराम है वो शांत हो रहे हैं, और आप अपने को बेहतर सोच पा रहे हैं। तो अच्छा अनुभव रहा था, और बहुत ही खूबसूरत अनुभव रहा मेरा वहां पर। मैं चाहूंगा सभी को एक बार जरूर वहां जाना चाहिए, जब भी उन्हें लगे। जरूरी नहीं कि आप किसी अवसाद में गिरे हैं या आप किसी समस्या से गिरे हैं तो आप वहां चले जाएं। एक जीवन में नए अनुभव के लिए भी, और कुछ वक्त तक इस टेक्निकल दुनिया से और इस भागती हुई दुनिया से रुक कर अपने लिए, अपने बारे में सोचने के लिए भी आप जरूर जाएं। तो बहुत खूबसूरत अनुभव था, सभी को जाना चाहिए। बिल्कुल, बहुत सुंदर। और आपने जो भी संप्रदाय और पंथ की बात की है, बेहद बेहद खूबसूरत। आपकी एक पंक्ति है कि ठहर जाना प्रेम है और जिंदगी तलाश है ठहराव की। मैं हेमंत से पूछना चाहूंगी कि क्या हेमंत ने अपने जीवन में इस ठहराव को महसूस किया है? जी बिल्कुल, मेरी कविताएं मेरे जीवन में ठहराव लेकर आई, और ये कविताएं हैं जिन्होंने मुझे एक जीवन के प्रति एक नई दृष्टि दी, और एक ये दिखाया कि कहाँ ठहराव हमारे जीवन में वो है जहाँ हम अपने साथ सुकून से बैठ सकें, या हम ये कहें कि जहाँ हम अपने साथ हों और खुद का ठीक ठीक मूल्यांकन कर पाए, तो वो ठहराव है। और प्रेम अपनी कविताओं से, या आप किसी से प्रेम करते हैं, या अपने काम से प्रेम करते हैं, तो हर वो चीज जो जिसके प्रति आपका प्रेम अद्भुत है, गहरा है, वो आपके जीवन में ठहराव लाता ही है। और अगर आप उसे उस तरीके से ठीक ठीक महसूस करें, तो मेरे जीवन में भी मेरी कविताओं ने बहुत ठहराव लाया है, और मैंने सीखा है बहुत कुछ जो अपने जीवन में ढाला मैंने। और जरूर होता है सभी के जीवन में, और होना भी चाहिए। आप सभी दर्शक, आप सभी भी अगर कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। हेमंत, प्रेम की बात हो रही है तो कोई आपकी प्रेम पर लिखी रचना सुनना चाहेंगे? जी, आपने मुझे भी पूछा, कहा था कि वो रचना मैं सुनाऊं जो आपकी पसंदीदा है, तो वो मैं, या अभी मैंने हाल ही में एक लिखी रचना है जो प्रेम पर ही है, वो मैं आपको सुना देता हूँ कि सुख है तुम्हें प्रेम करते रहना। तो वो रचना मैं आप सभी के लिए सुना देता हूँ, थोड़ी लंबी है लेकिन प्रेम पर लिखी हुई रचना ही है। तो सुख जितने अनिश्चित और मिथ्या हैं, उतने ही निश्चित और सच हैं दुख। सुख जितने अनिश्चित और मिथ्या हैं, उतने ही निश्चित और सच हैं दुख। दुख हमेशा हमसे पीठ सटाकर बैठा रहा, और सुख कुछ दिनों की कल्पनाओं की भांति कविताओं में ही रहा। हमने दुख में तसल्ली देने के लिए सब ठीक हो जाएगा जैसे शब्द नहीं कहे। हमने दुख में तसल्ली देने के लिए सब ठीक हो जाएगा जैसे शब्द नहीं कहे। निराश करते शब्द तसल्ली नहीं, ऊब पैदा करते। हमने चूमा एक दूसरे के माथे को और कहा सब ठीक है। हम वो थे जो सिर्फ खो देने के लिए बने थे, और प्रेम में अगर आप अपने आप को खोए ना, तो फिर प्रेम का आनंद नहीं पा सकते। तो वही है कि हम वो थे जो सिर्फ खो देने के लिए बने थे, सब कुछ खोकर भी हमने बचा लिया प्रेम। हमारे पास खुश होने के लिए प्रेम की असंख्य स्मृतियां थी। देर रात तक अपनी अपनी छत पर बैठे एक ही तारे को देखते रहना, मीलों दूर रहकर भी साथ रहने का इससे अच्छा तरीका हमें नहीं आता था।
हम साधारण थे, बहुत साधारण। हम प्रेम में लिपटी सुकून भरी बातें अपने हृदय की किसी गहरी कोर पर रखते और शिकायतें जुगनुओं पर लिखकर उड़ा देते एक दूसरे के शहर की ओर। दुख हमारे प्रेम का पुल रहा, दुख हमारे प्रेम का पुल रहा। जितना दुख आया उतना ही अधिक प्रेम किया हमने एक दूसरे से। इस जहां से परे किसी और दुनिया में अगर सुख मिला भी तो हम रो देंगे एक दूसरे से लिपट कर। इस जहां से परे किसी और दुनिया में अगर सुख मिला भी तो हम रो देंगे एक दूसरे से लिपट कर, क्योंकि दुख के आदि लोग दुख के बाद भी चुनते हैं दुख ही, और दुख ने ही सिखाया कि सुख है तुम्हें प्रेम करते रहे। तो ये बहुत बहुत खूबसूरत। दुख ने ही सिखाया कि सुख है तुम्हें प्रेम करते रहना। बेहद बेहद खूबसूरत पंक्तियां हैं हेमंत, बेहद खूबसूरत। जी। मेरा अगला सवाल इसी से जुड़ा है कि आपके लेखन की विशेषता ये रही है कि आपके लेखन में बहुत सी विभिन्नता देखने को मिलती है। अगर आप प्रेम पर भी लिख रहे हैं तो आप प्रेम के सभी पहलुओं को स्पर्श करते हैं। आप एक प्रेमी प्रेमिका का प्रेम दर्शाते हैं, एक माँ और शिशु का दर्शाते हैं, या फिर आप प्रकृति और मनुष्य का भी दर्शाते हैं। इसके अलावा भी आपने बहुत से शीर्षकों पर कविताएं लिखी हैं, जैसे कि ईश्वर, प्रकृति, स्त्री, दुख, सुख और सामाजिक कुरीतियां। तो कैसे मैनेज कर पाते हैं आप इतनी सारी विभिन्नताएं अपने लेखन में? क्या कभी ऐसा नहीं होता कि एक ही विषय पर आपका ध्यान बार बार केंद्रित हो रहा है? किस तरह मैनेज करते हैं आप? जी बिल्कुल, मतलब ये तो रहता ही है। आपका प्रिय विषय तो हमेशा रहेगा ही। हर लेखक के साथ ये होता है कि उसका वो कहते हैं कि जब आप लिखने की शुरुआत करते हैं तब कोई ऐसा विषयात्मक या भावनात्मक बीज आपके भीतर पैदा हो जाता है जो फिर वो उस जमीन से कभी नहीं हटता। उसमें आप ये उसी तरीके से है कि जैसे बगीचा है, उसमें फूल तो कई तरह के हैं, लेकिन कोई ऐसा पौधा है जिसपे फूल ज्यादा खिल रहे हैं, तो उसका मतलब है कि उसे ज्यादा मिट्टी से वो खाद, हवा, पानी उसको ज्यादा ठीक लग रहा है। तो वैसा ही है कि सभी कुछ है, हम सब कुछ लिखते हैं, लेकिन कोई ऐसा एक भाव, एक दृष्टि, एक विषय होता है जो हमारे दिल के या हमारी चेतना के बहुत करीब होता है। और प्रेम एक ऐसा विषय है जो जिसपे मैंने बहुत सारा लिखा है। स्त्री पर भी, स्त्री विमर्श पर भी बहुत सारा लिखा है। और मैंने ये भी लिखा है कि हम सब कुछ जो भी लिखते हैं उसका जो केंद्र है, जो अंत है, वो प्रेम पर ही है। मैं जब स्त्री विमर्श पर कोई कविता लिखता हूं तो मैं लोगों में उनके प्रति वही प्रेम स्थापित करना चाहता हूं। जब भले ही मैं राजनीति पे लिख रहा हूं तो भी मैं चाहता हूं कि समाज में वो प्रेम, वो व्यवस्था पैदा हो जो लोगों को आपस में जुड़े रखे और भाईचारा बनाए रखे। तो अंत तो सभी का प्रेम ही है, हमें पहुंचना प्रेम तक ही है। तो वो तो भाव हमेशा प्रधान रहेगा ही, और वो मेरी कविताओं में भी है। लेकिन जैसे जैसे हमारे अनुभव बढ़ते हैं, हम और नजदीक से लोगों को जानते हैं, सामाजिक जो भी रीतियां हैं, सामाजिक हमारे आसपास जो फैला हुआ समाज है उसके बारे में सोचते हैं, उसमें देखते हैं, तो वो अनुभव धीरे धीरे आप में और कुछ नई चीजों के प्रति भी आपको अपने नजरियात को रखने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो मैं ये कोशिश करता हूँ, जो चीज मुझे अनुभव होती है मैं बाधित नहीं करता खुद को कि दुनिया अगर इस ओर जा रही है तो मैं उस ओर जाऊं। मैं कोशिश करता हूं कि जो चीज मुझे ठीक ठीक अनुभव हो रही है और सच में अनुभव हो रही है और मुझे लगता है कि मुझे इस पे कुछ लिखना चाहिए तो मैं वो जरूर लिखता हूं। और ये कोशिश चलती रहती है और इसमें थोड़ी बहुत आप सभी लोगों के या पाठकों का प्रेम है कि उसमें सफलता मिलती रहती है। जी, दर्शकों में से एक सवाल लेना चाहूंगी। निधि जी ने पूछा है कि हेमंत, आपके प्रिय कवि या लेखक कौन है? प्रिय, जैसे कवि की बात करूं, मेरे गुलजार साहब बहुत प्रिय रहे हैं और उनके बाद बहुत सारे हैं जिन्हें मैं पढ़ता हूं। लेकिन अगर उन्हें वो इसलिए क्योंकि मेरी शुरुआत उनके साथ हुई। मेरा बचपन में मैंने उनके कविताओं को पढ़ा है, उनकी गजलें सुनी हैं, क्योंकि मेरे पिताजी को गजलों का और म्यूजिक का बहुत शौक रहा। तो उनको सुनते हुए मुझे पता चला कि उन्होंने लिखे हैं गाने, तो उनके प्रति तो रहा वो मेरे करीब है। बाकी महादेवी वर्मा जी को और कृष्णचंद्र है, मंटो है, निर्मल वर्मा है, उनको मैं
पढ़ता हूँ, उनके लिखे साहित्य से मेरा जुड़ाव है अधिक। जी, आशा करती हूँ निधि जी आपको आपका जवाब मिल गया होगा। हेमंत, आप अपनी साहित्यिक यात्रा को किस दृष्टिकोण से देखते हैं और क्या हम भविष्य में हेमंत की कोई किताब देख सकते हैं? अगर हाँ, तो वह किस रूप में होगी? कविता संग्रह या कहानी संग्रह? जी बिल्कुल। मैंने आप उस शुरुआत में बताया था, जैसे मैं अपने काव्य संग्रह पर काम कर रहा हूँ, तो आप सभी की दुआ रहेगी तो जल्दी ही आप लोगों के समक्ष होगा मेरा काव्य संग्रह। और क्योंकि मैंने शुरुआत कविताओं से की थी, कभी कभी मैं कुछ लघु कथाएं या मैं कोशिश भी कर रहा हूँ कि कुछ उपन्यास के बारे में, तो लेकिन वो अभी थोड़ा दूर है। मेरी शुरुआत कविताओं से हुई और कविताएं मुझे ज्यादा प्रिय रही, तो पहला मेरा काव्य संग्रह ही आएगा और वो मैं उस पर काम कर रहा हूँ, जल्दी आएगा आप सभी के समक्ष। और जहां तक मेरी साहित्यिक यात्रा की बात है, तो मैंने अपने ऊपर कोई हर्डल्स नहीं डाले कि मुझे वहां पहुंचना है या मुझे ये करना है। मुझे बस ये चलते जाना है, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि मेरा जुड़ाव कविताओं से ज्यादा है। तो मैं ये मानता हूँ कि भागते हुए कविता नहीं मिलती है, कविता चलते हुए मिलती है। और उसी रास्ते के कंकड़ पत्थर और उनकी चुभन को सहते हुए, आसपास के नजारों को, उनकी खूबसूरती को महसूस करते हुए, तो मैं बस चलना चाहता हूँ। मैंने कोई मंजिल तय नहीं करना चाहता अपनी साहित्यिक यात्रा की, तो ये निरंतर चलने का काम है और मैं भी इसी में बस चलते रहना चाहता हूँ, सब कुछ देखते हुए, महसूस करते हुए, अनुभव करते हुए और देखते हुए। जी, आपकी किताब के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं अभी से हम देना चाहेंगे। सृष्टि जी का सवाल है कि हेमंत, आप वेदना को कैसे पहचानते हैं? जी वापस बोले हैं? जी, आप वेदना को कैसे पहचानते हैं? वेदना को कैसे पहचानते हैं? अच्छा, देखिए, दुख जो है एक ऐसी चीज है जो हमें, दुख या वेदना बहुत जल्दी आकर्षित करती है। सुख इतना आकर्षण पैदा नहीं करता। मेरी लाइनें भी है कि दुख में किसी भी सुख से ज्यादा आकर्षण है। तो हम बाहर अगर रास्ते पे चल रहे हो, हमें हंसता हुआ कोई आदमी दिखे तो हम शायद उसको देखेंगे, लेकिन उतने आकर्षित नहीं होंगे जितना कोई रोता हुआ आदमी दिखे। तो वेदना या दुख एक ऐसी अवस्था है कि मुझे ही नहीं, शायद मुझे ऐसा लगता है कि सभी को आकर्षित करती है और हम जल्दी कनेक्ट कर पाते हैं उससे। तो मेरा भी यही है कि हमारे आसपास, हमारे परिदृश्य में जहां हम रहते हैं, जो जहां हम जीते हैं, जो हमारा काम का दायरा है, उसमें सभी के चेहरे पर अगर आप गौर से देखेंगे तो कोई ना कोई वेदना का स्वर आपको दिखाई देगा ही। और जो लिखता है और जिसे महसूस करना आता है वो ढूंढ लेता है। तो आसपास इतनी दुख और पीड़ाओं का अंबार है कि आप उनसे बच नहीं सकते, तो वो आपको महसूस होना तय है। तो मेरे साथ भी ऐसा ही है कि मैं लोगों को देखने की, उनके करीब से महसूस करने की कोशिश करता हूँ और ठीक ठीक उसमें सफलता मिल जाती है और जान पाता हूँ कि क्या दुख और क्या सुख के मध्य क्या है जो हम लोगों को खींचे जा रहा है। जी बिल्कुल। सृष्टि जी, आपको आपका जवाब मिल गया होगा। वेदना और दुख और सुख की बात हो रही है, तो मैं ये जानना चाहूंगी कि हेमंत के लिए लिखना कब सहज होता है? जब आप दुखी होते हैं तब, या सुखी होते हैं तब, या जीवन में सुख और दुख बराबर चल रहे हैं तब? आपकी कलम कब रफ्तार पकड़ती है? इस पे मेरी कुछ, आपने सवाल पूछा तो मेरी कुछ लाइनें थी कि बहुत वक्त से कलम नहीं चली है, और इसी तरह की कुछ बहुत पहले मैंने लिखा था कि बहुत वक्त से शायद मैं मुझ में मरा नहीं हूँ। तो सच ये है कि लिखने वाले की, मुझे ऐसा लगता है कि दो पर्सनैलिटी होती है, एक जो लिखता है और एक जो अपने इस सामाजिक जीवन में जो खुद को जी रहा होता है वो। तो जब ये हेमंत जो बाहरी है ये मर जाता है, तो फिर वो भीतर वाला सहज होकर लिख पाता है, क्योंकि जो हमारा आवरण है ये हमें हमेशा यही दिखाएगा, जो स्वीकार करना सिखाएगा कि क्योंकि परिदृश्य ऐसा है, समाज ऐसा है, हम ऐसी जगह पले बड़े हैं, हम बहुत सी ऐसे कुरीतियों को भी अपने ऊपर ढोते आए हैं
कि हमें लगता है कि वो ठीक है। तो जब मेरे भीतर का जो कवि है या जो रचनाकार है, जो हेमंत है, वो जीवित होता है या वो अपने में सहज और सरल बनता है, तब मैं लिख पाता हूँ। और उसके लिए ये जरूरी होता है कि जो बाहर का हेमंत है वो कहीं चला जाए कुछ देर के लिए, और या फिर वो वहां मौजूद ना रहे। तो ये है कि मैं सहज तब होता हूँ जब मैं अपने आप से दूर होता हूँ। जो अपने आप से मतलब है कि मेरे जो मैं बाहरी हूँ, जो उससे बाहर होता हूँ, अपनी रचनाशीलता में होता हूँ, तो वहां सहज होता हूँ। जी, बेहद सुंदर। दर्शकों में से सुमिता जी का सवाल है कि क्या हेमंत वास्तविक जीवन में भी इतने ही भावुक हैं? बिल्कुल। भावुकता हर इंसान में आदमियत की निशानी है और होना भी चाहिए। और अ, संवेदनशीलता या आपके भीतर की नमी बची नहीं है तो फिर आप शायद बेहतर इंसान कभी नहीं बन पाएंगे। तो होना चाहिए, भावुकता है। मुझे भी रोना आता है, मैं रो लेता हूँ जी भर के। खुश होता हूँ तो खुश हो लेता हूँ जी भर के। तो हम इंसान हैं, हमें उसी तरह बिहेव करना चाहिए। ना तो हमें ईश्वर बनने की इच्छा पैदा करनी चाहिए, ना ही पत्थर बनने की कठोर। हम जो है वैसे ठीक है। हमें जो महसूस होता है उसे खुलकर इजहार करना चाहिए, सामने रखना चाहिए। तो भावुक होना अच्छी निशानी है और सभी को होना चाहिए। जी, बिल्कुल। हेमंत, अगर लेखन के क्षेत्र की बात करें, तो आप देखेंगे, लेखन क्या, किसी भी क्षेत्र की अगर बात करते हैं, अब हमको किसी भी क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, तो 2 समूह होते हैं। एक समूह आपके प्रशंसक होंगे, दूसरा समूह आपके आलोचकों का होगा। तो आप किस तरह से इनको देखते हैं, अपने प्रशंसकों को और आलोचकों को? कई बार ऐसा होता है कि आप अपनी किसी रचना से संतुष्ट हैं, लेकिन अगर आपके आलोचक हैं जो भी कह रहे हैं कि नहीं भाई हमें नहीं अच्छी लग रही है ये, या ऐसा हो सकता है कि आप अपनी रचना से संतुष्ट नहीं है लेकिन आपके प्रशंसक कह रहे हैं कि नहीं ये बहुत अच्छी रचना है, तो इसको आप किस तरह से हैंडल करते हैं? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो कविता है, मैं कविता लिखता हूँ तो उस पर बात कर लेता हूँ कि मैं जब कविता लिखता हूँ तो कविता पूरी ही तब होगी जब जो मैंने लिखा है वो आता है। जब आप उसे पढ़ते हैं और आपको लगता है कि ये कुछ आपसे जुड़ा है, या मैं आपकी भावनाओं को शब्द दे पा रहा हूँ, तो आधा सच आपका है, आधा सच मेरा है, वो मिलकर कविता पूरी होती है। तो कविता का सृजन सफलतापूर्वक होता है। अब ये जरूरी नहीं है कि जो मैंने लिखा वो सभी के मन का भाव हो सकता है कुछ लोग उससे एग्री करें या डिसएग्री करें। लेकिन मैंने जब लिखना शुरू किया था तब खुद से यही एक सवाल पूछा था कि क्या मैं जैसा लोग चाहते हैं वैसा लिखूं, या फिर मैं सिर्फ लिखूं जो मैं फील करता हूं। तो मैंने वही चुना, मैं सिर्फ लिखता हूँ, और अच्छा है बुरा है वो मैं पाठक पर छोड़ देता हूँ। और कोई आलोचना भी करता है तो मुझे उसमें कोई बुराई नहीं है, मुझे उससे कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलेगा। लेकिन कुछ होते हैं जो समझ नहीं पाते रचना को, तो वो मतलब फिजूल में उसके प्रति जैसे चिढ़ जाते हैं। जैसे मेरी एक रचना है, आपने पढ़ी होगी, कि तुम घर आई, अपने जूते उतारे और कुर्सी पर बैठ गहरी सांस लेते हुए कहा, आज बहुत काम था दफ्तर में, थक गई। मैं अंदर जाकर 2 कप चाय बना लाया। हमने धीरे धीरे फिर एक दूसरे की थकान को पिया। आदमी में इतनी औरत और औरत में इतना आदमी बचा रहना चाहिए। तो ये इतना? सच ये थी कि ये बिल्कुल। इसको बहुत से लोगों ने पसंद किया, लेकिन कुछ लोगों ने, जैसे जो महिलाएं थी, उन्होंने कहा कि देखिए ये भी पितृ सत्तात्मक सोच है कि आदमी सिर्फ चाय बना कर देना चाहता है, वो खाना भी बना दो। तो या मतलब उनको ऐसा लगा कि मतलब इतने में स्त्री को खुश कर देना चाहता है। लेकिन कविता का मर्म जो है उसे इस तरह पहचाना जाता है कि जब मैंने वो कविता लिखी तो मुझे पता था, आप और हम राजस्थान से हैं, आपने भी गांव देखे होंगे। गांव में जो स्त्रियों की दशा है, उनको उनके जो घर वाले हैं या जो पुरुष हैं वहां पर पितृ सत्तात्मक सोच इतनी हावी रहती है कि वो सुई तक इधर से उधर रखना भी अपने अभिमान से जोड़ लेते हैं। तो चाय का कप बनाना तो बहुत दूर की बात है। और मैं उस तरह से कविता नहीं लिखना चाहता कि जिस तरह कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका को चांद तारे तोड़ कर लाने को कहे और खिलाने के लिए 5 रुपए चॉकलेट भी नहीं हो जेब में।
तो मैं चाहता हूं कि मैं वो विमर्श तभी बदल सकता हूं या वो सोच तभी बदल सकता हूं जब मैं छोटी छोटी चीजों से शुरू करूं। तो अगर मैं चाहूंगा कि जो जिन लोगों को मैंने देखा है, अगर वो उस स्त्री को जो दिन भर दौड़ धूप करती है, उसे अगर एक कप चाय का भी पिला दे गाँव में, तो शायद एक बेहतर शुरुआत हो सकती है। तो मेरा मर्म कविता का वो था, लेकिन जिन्होंने आलोचना की उनमें बहुत सारी महिलाएं भी थी जिन्होंने आलोचना की, तो उनका शायद सोचने का तरीका अलग रहा होगा, मेरा लिखने का और मेरा सोचने का तरीका अलग रहा होगा। तो ये होता है कि कभी कभी समझा नहीं पाते हम अपनी कविता को, या वो बेहतर तरीके से समझ नहीं पाते अपने किसी सोच में डिफरेंस की वजह से। बाकी आलोचना होती रहेगी, ये आदिकाल से होती आई है, कोई इससे बचा नहीं है, और होती रहेगी। आपको उससे सीखते रहना है और लिखते रहना है, बस यही करना है। जी, बिल्कुल। तो दृष्टिकोण का अंतर है, लेकिन आपकी पंक्तियाँ बेहद खूबसूरत है कि औरत में इतना आदमी और आदमी में इतनी औरत बची रहनी चाहिए। बेहद बिल्कुल। खूबसूरत। कमेंट से एक सवाल उठाना चाहूंगी। डॉक्टर विनोद जी का सवाल है कि पाठकों के लिए लिखी गई रचनाएं ज्यादा प्रभावी होती है या निज आनंद के लिए लिखी गई रचनाएं? मुझे मैंने जैसे अभी कहा कि मेरी कविता ही पूरी तब होती है जब कोई पाठक अपने से अपने भाव को उसमें मिलाता है, और अपने भाव को मिलाकर वो महसूस करता है कि मैं उसके भाव को शब्द दे पा रहा हूँ। तो मेरे लिखने का मुझे आनंदित तभी होता हूँ जब मैं मेरे पाठकों से जुड़ पाती है मेरी कविता, या उनके साथ घुल मिल जाती है, तो तभी आनंदित ज्यादा होता हूँ। निज के लिए तो फिर मैं वैसा हो जाऊंगा कि स्वार्थी हो जाऊंगा अपने लिए, कि जो मैंने लिखा वही सही है। तो वैसा नहीं, मेरे जो पाठक हैं, जो आप सब हैं, जो आपका प्रेम है, आप लोगों से जब प्रतिक्रिया मिलती है तो मुझे लगता है कि मैं बेहतर लिख रहा हूँ और मुझे और बेहतर लिखना चाहिए। आप जब उस पर कुछ बताते भी हैं कि नहीं ये मैंने ठीक नहीं लिखा, तो भी मैं श्रद्धापूर्वक उसे स्वीकार करता हूँ और उसे सीखने की कोशिश करता हूँ। तो ये तो सच है कि मेरे पाठक जो पसंद करते हैं, मुझे वो रचनाएं बहुत आनंदित करती है। और जो नहीं पसंद आती, वो अच्छी हो तो भी मेरे लिए तो कहते हैं एक रचनाकार के लिए तो अपने बच्चों की तरह तो सभी स्वीकार्य है। मैं और अच्छे से काम करता हूँ कि उनको उसे बेहतर तरीके से समझा पाऊँ। जी, बिल्कुल। आशा करती हूँ विनोद जी आपको जवाब मिल गया होगा कि पाठकों के लिए लिखी गई रचनाएं ज्यादा प्रभावी होती है। हेमंत, आप बहुत से लोगों को पढ़ते होंगे, तो किसी को पढ़ते वक्त अचानक से हमारे मन में ये ख्याल आ जाता है कि ये अच्छा लेखक है। तो आप जब भी किसी को पढ़ते हैं तो आपका पैमाना है या क्या मापदंड है जिसके द्वारा आप ये निर्धारित करते हैं कि ये अच्छा लेखक है? क्या देखते हैं आप उसमें? क्या आप उसकी भावनाएं देखते हैं जिनसे आप जुड़ पा रहे हैं, या फिर आप उनका शब्दकोश देखते हैं, या उनकी शैली देखते हैं? क्या देखकर आप ये निर्धारित करते हैं? रचनाकार के तौर पर देखूं तो मैं ये जब किसी को पढ़ता हूँ या जो मुझे आकर्षित करता है वो ये है कि कोई भाव है जो मैंने अभी तक मैं खोज रहा हूँ। क्योंकि एक रचनाकार के तौर पर हम जब पढ़ते हैं तो हम कुछ ना कुछ खोज रहे होते हैं। हमें पता होता है जब शुरुआत में हम कोई कविता पढ़ रहे हैं तो वो कविता किस भाव पे लिखी हुई है। तो अगर कोई प्रेम कविता है तो मैं उसे ये सोचकर पढ़ता हूँ कि इस प्रेम कविता में या इस भाव में ऐसा क्या नया है जो मुझे और बेहतर तरीके से सोचने पे की ओर ले जा सकता है। ये ठीक वैसा ही है जैसे हम सब लोग स्कूल या कॉलेज में होते हैं तो कोई ना कोई विषय ऐसा होता है ना कि जिसपे जो हमें समझ में नहीं आता, लेकिन कभी कभार कोई टीचर ऐसा आता है जो उसे अलग तरीके से समझाता है और वो हमें बेहतर तरीके से समझ में आने लगता है। तो ये ठीक वैसा ही है। मैं उसमें ये खोजने का प्रयास करता हूँ कि जो चीज मैं खोज रहा हूँ, क्योंकि जब हम कोई चीज पढ़ रहे होते तो कुछ ना कुछ, ये भी सच है कि हम उसमें कुछ खोज रहे हैं, तो मुझे कितना मिल रहा है उसमें, जो भाव मेरे भीतर है, जिस भाव को मैं शुरुआत से पढ़ रहा हूँ या जिसको पढ़ते हुए ये शुरू हुआ है, वो कितना अलग उससे है जितनी मेरी सोच से है और उससे पहले जितना मैंने पढ़ा है उससे, तो वो मुझे ज्यादा आकर्षित करता है। जी हेमंत, काफी देर हो गई है, आपकी कोई लिखी रचना सुनना चाहेंगे? जी बिल्कुल। आपने मुझे शुरुआत में बोला था कि मैं आपको वो रचना सुनाऊं, तो मैं वो रचना आपके लिए सुनाता हूँ। आपने तुम्हारी अनुपस्थिति रचना के लिए बोला था।
तो वो जी। रचना मैं सुनाता हूँ आप सभी के लिए। जब तुम्हें मेरे साथ जागना चाहिए था, तब तुम हर बार एक गहरी नींद में थी। जब तुम्हें मेरे साथ जागना चाहिए था, तब तुम हर बार एक गहरी नींद में थी। मैं घुटनों पर सर रख कर बैठा मैं घुटनों पर सर रख के बैठा करता रहा इंतजार तुम्हारे जागने का रात भर। जब तुम्हें थामना चाहिए था मेरा हाथ कस कर, तब तुम्हारे हाथों ने फूल थाम रखे थे। मेरे हाथ अपने फूल न होने पर तुम्हारे हाथों से इंच भर की दूरी से हर बार उदास और खाली लौट आए मेरी जेब। तुम्हें रोना चाहिए था जब मेरे साथ बैठकर, तब तुमने कहा खुश रहना सीखो। मेरे वो आंसू जिनका नमक तुम्हारी छाती पर जमना चाहिए था प्रेम बनकर, वो सारे जमीन पर गिरे और स्वादहीन हो। तुम्हारी अनुपस्थिति किसी काई की तरह जमती रही वहां पर। फिर एक दिन तुम अचानक जागी नींद से और कहा चलो। फिर एक दिन तुम जागी अचानक नींद से और कहा चलो, लेकिन इंतजार से अकड़े मेरे घुटनों से मैं उठ नहीं पाया। तुमने हाथ बढ़ाया, मेरे हाथ तब भी इंच भर दूरी से लौट आए वापस। तुमने रोते हुए कहा आओ मेरे सीने से लग जाओ। मैंने कोशिश की उठने की, पर जमीन पर गिरे मेरे आंसुओं से जमी काई पर फिसल कर गिर गया और फिर कभी नहीं उठ पाया। बेहद बेहद खूबसूरत कविता है हेमंत, और मेरी पसंदीदा रचनाओं में से एक है ये। शुक्रिया। हेमंत, आपसे मेरा अगला सवाल है कि आप किस तरह लिखना पसंद करते हैं? क्या लेखन आपकी दिनचर्या का हिस्सा है? क्या आप डायरी लिखना पसंद करते हैं या मोबाइल में ही आप नोटपैड में अपनी रचनाएं लिखते हैं? जी, मेरा ऐसा रहता है कि आजकल क्योंकि मोबाइल और लैपटॉप का इतना चलन है, तो कभी कभी कोशिश मैं करता हूँ कि मैं पेन और कॉपी अपनी डायरी में लिखता हूँ। बहुत सी बार लिखता हूँ, मैं अपनी डायरी में भी रचनाएं लिखता हूँ। लेकिन चूंकि हर समय हम डायरी लेकर नहीं चलते, तो मेरी आदत रहती है कोई भाव अगर मेरे मस्तिष्क में तैर रहा है, मेरी भावनाओं में तैर रहा है कुछ ऐसा, तो मैं उसे जल्दी से अपने मोबाइल में नोट कर लेता हूँ। और मुझे लगता है कि मुझे समय लगता है कविता लिखने में। बहुत सी बार जो मैं लिख देता हूँ वो महीने महीने तक ऐसे ही पड़ा रहता है, मैं उसे वापस कोशिश भी करता हूँ तो नहीं लिख पाता। तो ये सहजता इसी में रहती है कि जब मुझे भाव मेरे सामने आता है या मुझे महसूस होता है, मैं अपने मोबाइल में उसे टाइप कर लेता हूँ। घर पर होता हूँ शाम के वक्त या रात के वक्त जब पढ़ने बैठता हूँ, तो डायरी में भी लिखता हूँ और लैपटॉप में भी लिखता हूँ। अच्छा। एक दर्शकों में से एक सवाल है अनिल कुमार का। जी। इस सोशल मीडिया के युग में बिना प्रचार प्रसार के आप अपनी लेखनी को जनता तक पहुंचाने के बारे में कैसे सोच सकते हैं? तो फिर सोचिए, आप ये सोचिए कि जो हमारे पुराने राइटर होते थे वो उनको कितना स्ट्रगल करना पड़ता है। अगर आप हमें अगर अभी भी अगर अपनी बात को पहुंचाने में, या हमें ये बहुत सारे प्लेटफॉर्म हमारे सामने उपलब्ध हैं, फिर भी अगर हम सुविधा महसूस करते हैं तो उन्हें कितना होता है। ऐसा कुछ नहीं है। दरअसल हम क्या है कि लोगों से इन्फ्लुएंस होते हैं कि कोई आगे बढ़ रहा है, किसी के फॉलोअर ज्यादा है, किसी की रचनाएं लोगों तक ज्यादा पहुंच रही है, तो हम उसमें अपने आप को देखने लगते हैं, वो आपको प्रभावित करता है। बाकी अब अगर ऐसे सोचूं तो मैंने 2016 में ये इंस्टाग्राम का पेज बनाया था और यहाँ पर 15-16 हजार लोग अभी तक जुड़े हैं, और वो धीरे धीरे जुड़ते गए। तो लिखते जाइए, लोगों ये 1 से 2 3 होते रहेंगे, और उस पर ध्यान मत दीजिए कि मुझे अभी तुरंत ही मतलब लोग इतना पढ़ लें। आपकी रचनाएं जितना धीरे धीरे लोगों तक पहुंचेगी, वो सारे लोग आपके साथ उतने ही लंबी समय तक बने भी रहेंगे और आपका साथ भी देंगे। तो इतना मुश्किल नहीं है, बस अपने मन से वो विचार निकाल दीजिए कि मुझे भागते हुए जल्दी कहीं पहुंच जाना है। धीरे धीरे चलिए, जैसा मैंने कहा, और वक्त लगेगा लेकिन पहुंच जाएंगे। जी बिल्कुल। अनिल जी को आपका जवाब मिल गया होगा आई थिंक। सोशल मीडिया की बात चल रही है तो हेमंत,
आजकल डिजिटलाइजेशन इतना ज़्यादा है, सोशल मीडिया पर ही आप ऑनलाइन ही बुक्स पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं। डायरी लेखन बहुत कम हो गया है। तो आपको नहीं लगता कि कहीं न कहीं पन्नों का स्पर्श, एक कलम का स्पर्श कहीं पर पीछे छूट गया है? हाँ, इसका वो कहते हैं हर चीज के अपने एडवांटेज हैं तो कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। तो जैसे आजकल लोग मोबाइल्स में पीडीएफ वगैरह में ही किताबें पढ़ना पसंद करते हैं, लेकिन ये भी सच है कि किताबों का अपना एक अपनी महक है, अपना एक दायरा है जिससे बाहर एक रचनाकार तो कम से कम नहीं जा पाएगा। वो कोशिश करेगा कि उसके पास उसके हाथ में किताब तो हो, उसे वो महसूस कर पाए। और ऐसा भी नहीं है कि अभी किताबों से लोग दूर हो रहे। मैं बहुत समय से लिख रहा हूँ और देख रहा हूँ, तो मैंने हालिया के 4-5 साल में ये देखा है कि जो हमारे नए पीढ़ी के लोग हैं, युवा हैं, वो हिंदी किताबों की ओर बहुत ज्यादा मतलब एक रुझान बढ़ गया है और नए नए लेखक भी आ रहे हैं। तो वो किताबों का चलन भी है और वो हमेशा रहेगा और रहना भी चाहिए। उनकी महक अपनी होती है। और जैसे मैं कहता हूँ कि जीवन की यात्रा में किताबें उन बुजुर्गों की तरह है जिनके अनुभव की उंगली थामे रास्ते सरल होने लगते हैं। तो उन रास्तों के लिए उन किताबों का भी हाथ में होना उतना ही जरूरी है। और ठीक है, आप मोबाइल्स में पढ़ते हैं और कंप्यूटर में पढ़ते हैं, लेकिन वो जो किताबों की महक है उन्हें भी महसूस करिए, वो बहुत ज्यादा सुकून देगी आपको। और पढ़ भी रहे हैं लोग, ऐसी बात नहीं है। तो ये अच्छा है, साहित्य के लिए अच्छा संकेत है, भाषा के लिए भी अच्छा संकेत। जी, बिल्कुल, किताबें पढ़ते रहिए, किताबों का स्पर्श और महक बेहद ज़रूरी है। हेमंत, मेरा आपसे अगला सवाल है कि हेमंत यदि लेखक नहीं होते, तो क्या होते? हेमंत अगर लेखक नहीं होते तो शायद आम आदमी की तरह अपने भीतर चिड़न लिए हुए, ऊब या कुड़न लिए हुए एक वो आम आदमी होता जो अपने आप से ही नाखुश रहता हमेशा। क्योंकि वो हर काम जो आपको खुशी देता है वो ही आपको बेहतर इंसान बनाता है। वो आपके भीतर नई दृष्टि पैदा करता है और नई ऊर्जा पैदा करता है। वो जरूरी नहीं है कि लेखन हो, लेकिन मुझे शुरू से ये लिखना पसंद था। तो शायद अगर मैं ये नहीं होता तो मैं एक चिड़चिड़ा सा और वही समय से पहले बूढ़ा हो चुका आदमी होता। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। हेमंत, आपको यात्राओं का भी शौक है और आपकी प्रोफाइल विजिट की थी मैंने, जिससे मुझे पता चला। यात्राएं किस तरह से आपके साहित्यिक यात्रा पर प्रभाव डालती है? ये उसी तरीके से है जैसे हम एक हम अपने शहर में है, लेकिन यात्राएं हमें ये दिखाती है। हम जब नई जगह पर जाते हैं, नए लोगों को देखते हैं, नए नई चीजों से रूबरू होते हैं, तो वो हमें एक और अलग दृष्टिकोण भी उनसे दिखाई देता है। लोगों का अलग नजरिया हमें महसूस होता है कि वहाँ कैसे लोग सोचते हैं। तो और हर रचनाकार के लिए यात्राएं जरूरी है, ताकि वो अपने साथ साथ जहाँ है वहां से बाकी दूर भी क्या कुछ हो रहा है और क्या कुछ घट रहा है, कैसे लोग हैं, कैसे सोचने का तरीका है, वहाँ का जीवन कैसा है, तो वो आपके लेखन में भी और धार लाता है और आपको और नए आयाम, नए ख्यालात की ओर लेकर जाता है। तो यात्राएं होती रहनी चाहिए और मुझे पसंद है यात्राएं करना। जब भी मौका मिलता है मैं कोशिश करता हूँ कुछ जाऊं कहीं लोगों को। जी, बिल्कुल। दर्शकों से मैं कहना चाहूंगी कि अगर आप भी कोई सवाल पूछना चाहें तो आप लिख सकते हैं। हेमंत, तब तक मैं चाहूंगी कि आप अपनी कोई रचना सुना दीजिए। जी बिल्कुल, मैं सुनाता हूँ। आप में से किसी को भी कोई सवाल पूछना हो तो आप प्लीज कमेंट में लिख दीजिए। स्त्री विमर्श पे बात की तो मैं एक बहुत ही छोटी सी मेरी कविता है, वो मैं उस कविता आपको सुनाता हूँ कि मैं किसी जीवन रेखा की तरह, मैं किसी जीवन रेखा या नसीब की रेखा की तरह तुम्हारी हथेलियों में नहीं उगूंगा। मैं किसी जीवन रेखा या नसीब की रेखा की तरह
तुम्हारी हथेलियों में नहीं उगूंगा, तुम मुझे मत ढूंढना वहां। मैं शब्द शब्द उभरूंगा, मैं शब्द शब्द उभरूंगा, तुम्हारे पैरों में पड़े छालों, फटी हुई एड़ियों और थकन से पकड़े घुटनों के आसपास कोई कविता बन। बेहद खूबसूरत, कोई कविता बनकर। बेहद सुंदर हेमंत। दर्शकों में से एक सवाल है। आकाश पूछ रहे हैं कि क्या आपके परिवार में भी कोई और लेखन के क्षेत्र में कार्यरत है? जी, मेरे पूरे खानदान में क्या मतलब, ये अगर कहूँ मेरी पूरी पूरी पीढ़ी में भी कोई नहीं है जो कभी कविता हो तो लिखता रहा होगा या रचना कर रहा होगा। तो ये गुस्ताखी मैंने अकेले नहीं की है, और कोई नहीं है, दूर दूर तक किसी का भी वास्ता नहीं है। और जब ये नहीं था तो इस चीज को समझाने में मुझे थोड़ा समय भी अधिक लगा और बहुत ज्यादा परिश्रम भी लगा कि कविताएं लिखना भी एक काम है, एक जरिया है, एक बहुत ही खूबसूरत काम है। तो ये जब नहीं होता दूर दूर तक कोई वास्ता तो समय लगता। कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ और मैं ही हूँ, बस मैंने ही शुरुआत की है ये। नहीं, अगर गुस्ताखी इतनी खूबसूरत हो तो फिर क्या ही कहने। बेहतर बेहतर लिखते हैं आप। सुरम्या का सवाल है कि क्या कहते हैं घर वाले आपके कविता लेखन को लेकर? नहीं, अब तो कुछ नहीं कहते, लेकिन जब शुरू शुरू में उन्हें नहीं लगा था इतना कुछ के कविताएं लिखना क्या काम है, ये क्या करते रहते हो, तब उन्हें समझाने में थोड़ा समय लगा। लेकिन क्योंकि जो चीज जिन्हें पता नहीं होती, हम किसी पे ये नहीं कह सकते कि उन्हें उस चीज से कोई प्रॉब्लम थी, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आता कि इस चीज से कैसे आगे जीवन है या ये चीज क्या है जीवन में। तो हालांकि मेरे पिताजी को म्यूजिक का शौक था, तो पिताजी को इतनी दिक्कत नहीं रही कभी मेरे लिखने से, वो हमेशा मुझे प्रोत्साहित करते रहे। लेकिन बाकी लोग हैं तो उन्हें धीरे धीरे समझ में आया और वो समझने लगे कि कविता क्या है, कैसे वो कितनी जरूरी है। उसके पीछे एक छोटा सा, बहुत पहले भी मैंने ये उदाहरण दिया था कि मैं अक्सर जब हमारे घर न्यूज़पेपर आते उनमें कविताएं आती थी, तो कुछ विंटेज राइटर्स की कविताएं आती थी, तो मैं अपनी माता जी को कभी कभी सुनाया करता था कि ये कविता है देखिए। तो समाओ वो कहती थी कि देखो ये कितना अच्छा लिखा है, तुम भी ऐसा लिखा करो। तो मैंने कहा ठीक है, हम लिख। और एक दिन ऐसे ही मेरी जब पहली बार रचना दैनिक भास्कर में आई थी बहुत पहले, तो मैंने कहा आज भी एक बहुत ही अच्छे राइटर की रचना आई है, मैं आपको सुनाता हूँ पढ़ के। तो उन्होंने कहा हाँ। मैंने कहा बहुत पुराने राइटर है, हरिवंश राय बच्चन, उनकी कविता है और कविता मेरी थी। मैंने उनको पढ़ के सुनाई, उन्होंने कहा देखो कितनी अच्छी लिखी है, ऐसे लिखा करो तब तो मतलब कविता छपेगी ना तुम्हारी। तो तब मैंने उन्हें बताया कि मेरी कविता है। और ये छोटे छोटे मूवमेंट्स होते हैं जो धीरे धीरे बनाते हैं, तभी मैं कहता हूँ धैर्य होना चाहिए। मेरी रचनाएं बहुत सी बार रिजेक्ट हुई, और लेकिन मैंने ये ठान लिया था कि मैं हर पेपर में जब तक अपनी रचना प्रकाशित नहीं कर लूंगा, किताब तो कभी नहीं लाऊंगा, चाहे वो कोई मैगजीन हो या ऐसे। तो मैं ये चाहता था कि मैं हर चीज पे अपने आप को मतलब उस कसौटी पर खुद को खरा उतारना चाहता था। तो उसके लिए धैर्य चाहिए, और यही मैं सबके लिए भी कहता हूँ जो नए लिखते हैं, धैर्य रखिए। और उसका अपना मजा है, वो जो मूवमेंट्स फिर साथ साथ जीवन में चलते हैं उनका अलग अनुभव रहता है, और वो आपको आगे तक उनसे सीखने को मिलेगा। जी, बिल्कुल। और आपके परिवार के साथ-साथ हमें भी आप पर बहुत गर्व है आपके लेखन कार्य को लेकर। प्रशांत सिंह जी कह रहे हैं कि गुलजार साहब की कोई पसंदीदा नज्म सुना दीजिए। गुलजार साहब की सभी पसंदीदा है, लेकिन मैं उनकी त्रिवेणी मुझे बहुत सारी याद हैं, तो मैं उन्होंने फरमाइश की है तो ये बता देता हूँ कि चांद सी दुल्हन की कामना की थी माँ ने कभी, चांद सी दुल्हन की कामना की थी माँ ने कभी, आज फुटपाथ पर सारी रात जाग कर देखा, वो चांद रोटी नजर आया है मुझे। तो ये उनकी एक छोटी सी त्रिवेणी है, तो ये मैं उनकी फरमाइश पे सुनाई आपकी। अच्छा, एक फनी सवाल है, इसे ले लेते हैं कि निहारिका जी पूछ रही हैं, शादी के बाद हस्बैंड अचानक से शायर कैसे बन जाते हैं? जब जीवन में शायरी आ जाएगी तो शायर बन ही जाएगा वो कोई, तो यही सच है, शायद इसीलिए शायर बन जाते होंगे। प्रेम का अनुभव ज्यादा वाह! करीब ले आता होगा तो शायर बन जाते हैं, अच्छी बात है।
जी। हेमंत, अंत में खिड़की और खिड़की के पाठकों के लिए यदि आप कोई संदेश देना चाहें? जी, बिल्कुल। खिड़की को बहुत बहुत शुभकामनाएं अपने पहले तो इस वर्षगांठ के लिए, और मेरी कामना ये रहेगी कि ऐसे ही ये निरंतर प्रयास आप जारी रखें और साहित्य में अपना योगदान देते रहें। जो पाठक हैं और जो लोग मुझसे जुड़े, उन सभी से यही है कि साहित्य के प्रति अपना प्रेम बनाए रखें। कविताएं पढ़िए, कविताएं आपको सरल और हल्का बनाएगी, आपके जीवन में नए रास्ते लाएगी, आपको नई उम्मीद देगी। पढ़ते रहिए और जो अच्छा लिख रहा है उसे सपोर्ट करते रहिए, और ऐसे ही निरंतर चलते रहिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को मेरी। और नए लिखने वालों के लिए यही है, धैर्य रखिए और लिखते रहिए। धीरे धीरे जरूर पहुंच जाएंगे जहां आपको पहुंचना है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। संवाद को समाप्ति की ओर ले जाते हुए सबसे पहले हेमंत, आपका बेहद शुक्रिया, क्योंकि आपने हमारा आग्रह स्वीकार किया और मुझे ये अवसर मिला कि मैं आपके साथ संवाद कर सकूं। मुझे बेहद खुशी हुई आपसे मिलकर और बहुत शुक्रिया, कुछ मुझे सीखने को मिला है आपसे। बिल्कुल शुक्रिया। जी, जितने भी दर्शक हमसे जुड़े हुए हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला और आप हमारे साथ जुड़े। मैं आपको बता दूं कि खिड़की उत्सव जो चल रहा है उसमें विभिन्न प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया जा रहा है। आप सभी उसमें बढ़ चढ़कर भाग लीजिए। बेहद आकर्षक उपहार भी हैं वहां पर। और जो ये संवाद की श्रृंखला है ये कंटिन्यू रहेगी कल से भी, तो जुड़ते रहिए। शुभ रात्रि, ख्याल रखिए अपना। शुभ रात्रि हेमंत। शुभ रात्रि।